कल हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में उसकी डेफिनेशंस देखी थी। आज हम उनके रूल्स और कुछ यूजेस देखेंगे। इनमें से हम कुछ जनरल रूल्स भी देखेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल्स के भी रूल देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जैसे अगर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी कि तीनों पर्सन हैं, तो इन तीनों पर्सन में पहले सीक्वेंस में किसको रखें, सेकंड लेवल पे किसको रखें और फिर थर्ड नंबर पे किसको रखें। ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के साथ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अकेला है तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले सेकंड पर्सन को हम रखेंगे और देन फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यू एंड आई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर हम आई एंड यू नहीं कह सकते। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर तीनों ही पर्सन एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन को। यानी कि सेकंड और थर्ड तो अपने सीक्वेंस में ही आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। कैसे, जैसे हम कहेंगे यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम 2, 3, 1 के सीक्वेंस में पर्सनल प्रोनाउन को रखेंगे इन जनरल। परंतु अगर इनमें कोई त्रुटि, दोष, डर, भय इत्यादि को दर्शाया जा रहा हो तो वहां पर हम 1, 2, 3 के सीक्वेंस में ही इनका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे हम कहेंगे आई, यू एंड ही इज गिल्टी, है ना। एक और चीज, जब कभी भी हमारे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल के फॉर्म में हो तब भी हम 1, 2, 3 के फॉर्म में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर है वी, यू एंड दे आर लेबोरियस, हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्रम में रखेंगे। कब, जब ये प्रोनाउन प्लूरल होंगे तब। ध्यान दें, प्रोनाउन में अगर लेट आ रहा हो किसी भी सेंटेंस में, एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में अगर लेट आ रहा हो, बिटवीन आ रहा हो, एक्सेप्ट आ रहा हो, बिसाइड्स आ रहा हो और प्रीपोजिशन आ रहा हो, तो उसके बाद हमेशा हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। कभी भी वहां सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते। जैसे लेट मी फिनिश दिस लेसन, लेट मी फिनिश प्रोनाउन, तो यहाँ पर लेट के बाद हम मी का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद हम आई नहीं लगा सकते क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। इसी प्रकार से जब हम बिसाइड्स की बात करते हैं या एक्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। कैसे समझें इसे, जैसे बिसाइड्स हिम सी लाइक्स मी, तो यहाँ पर बिसाइड्स के बाद जैसे हमने कहा बिसाइड्स हिम, तो आप बिसाइड्स ही नहीं कह सकते हैं या बिसाइड्स दे नहीं कह सकते, बिसाइड्स देम आपको कहना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम बात कर रहे हों प्रीपोजिशंस की, जैसे हम कहते हैं ही लाफ्ड एट मी, तो सही है। अगर हम इसे ऐसे कह दें ही लाफ्ड एट आई, तो यह गलत हो जाएगा। यानी कि एट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्लियर। प्रोनाउन में अगर हम दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन होगा वह भी ऑब्जेक्टिव की जगह नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे अगर मैं आई रन फास्टर देन ही, तो यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, आई सब्जेक्टिव केस है तो उधर वाला भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर वहां पर हमने ऑब्जेक्टिव केस किया तो यह गलत हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार ध्यान दें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हों दूसरे ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट ही होगा, वहां पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। जैसे आई नो यू एज मच एज हिम, तो यहां पर ध्यान दें कि ऑब्जेक्टिव केस में आई नो यू, यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी प्रकार जब हम इस यू से कंपैरिजन किसी और की कर रहे होंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस होगा एज मच एज हिम। यहां पर अगर हम ही कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर हमारा प्रोनाउन इट हो और इट के बाद वी फॉर्म वाले कोई भी वर्ब आ रही हो, वी फॉर्म का मतलब है जैसे इज, एम, आर, बास, बर, ये अगर वर्ब आ रही हो तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। कैसे, जैसे इट इज आई
हु ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो यहां पर ध्यान दें कि जब मैं कहता हूं कि इट इज आई, तो यहां इट प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है, केस में है, और उसके बाद इज जो आ रहा है वो एक वी फॉर्म वाली वर्ब है, तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आप कह सकते हो कि इट इज दे हु ऑलवेज हेल्प द नीडी पर्सन्स। तो यहां पर इट के बाद आप ध्यान दें वी फॉर्म, और वी फॉर्म के बाद दे, यानी कि सब्जेक्टिव केस। क्लियर? प्रोनाउन में कई बार दिस और इट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। इसको समझ लेना जरूरी है किसी भी कंपटीशन के हिसाब से या स्कूल लेवल के हिसाब से। कैसे? अगर हम दिस की बात कर रहे हो तो ध्यान दें दिस समीपता को दर्शाता है। जैसे जब मैं कहता हूं कि दिस इज माई शर्ट, तो समझिए यह समीपता को दर्शाता है ना, जो हमारे टच इन हैंड है। इसी प्रकार से जब मैं इट की बात करता हूं तो इट हमेशा या तो जानवर की बात करेगा, या निर्जीव वस्तुओं की बात करेगा, या वेदर, जलवायु, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर प्राकृतिक जो भी इंसिडेंट्स हैं उन सब की बात करेगा, या फिर समय को दर्शाएगा। तो यही इन दोनों में फर्क है। इसके अलावा जब हम दिस की बात करते हैं तो हम दिस के बाद कभी भी नाउन यूज कर सकते हैं, जबकि इट के बाद प्रोनाउन, जबकि इट के बाद हम किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, लेकिन हम दिस की जगह इट बुक इज माइन नहीं कह सकते। तो इस चीज को समझ लेना जरूरी है। यही इन दोनों में बेसिक फर्क है। पजेसिव प्रोनाउन में हम पजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ध्यान दें कैसे? मैं कह सकता हूं योर्स इज अ न्यू कार। यहां योर्स का मतलब है योर कार, यानी कि योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स। तो योर्स कार इज अ न्यू कार, इसका यह मतलब हुआ कि योर कार इज अ न्यू कार। जब योर्स का मतलब ही है योर कार, तो योर्स क्या है यहां पर? पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ध्यान रखें कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कहा योर एपोस्ट्रोफी एस, तो यह गलत होगा। इसी प्रकार अगर आपने कहा देयर एपोस्ट्रोफी एस, तो यह गलत है। कई बार बच्चे एप्लीकेशन लिखते समय नीचे लिख देते हैं योर्स, जहां लिखना होता है वो एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी किसी सिचुएशन में अपने साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होने देता है। क्लियर? पजेसिव प्रोनाउन में कुछ बच्चे, जब हम आगे बात करते हैं उससे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ध्यान दें जब हम सेल्फ और सेल्फ्स लगा करके प्रयोग करते हैं तो कुछ बच्चे स्पोकन में या इंट्रोडक्शन देते समय वो माई सेल्फ का प्रयोग कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब आप कहते हो माई सेल्फ प्रकाश, तो माई सेल्फ प्रकाश पूरी तरीके से गलत है। इसकी जगह पर आप कह सकते हैं आई एम प्रकाश या दिस इज प्रकाश। तो दिस इंडिकेशन दर्शाएगा, जबकि आप जब आई एम प्रकाश कहते हैं तो वह भी एक प्रकार से इंडिकेशन है, लेकिन यहाँ आई सब्जेक्टिव केस है। और ध्यान दें प्रोनाउन में हम सब्जेक्टिव केस में दो ही प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जो भी है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हमने कहा योर्स, देयर्स, है ना। तो इस प्रकार से इनका भी हम सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक कभी भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसका ध्यान रखें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ध्यान दें आइदर और नाइदर, अथवा इसको आप ईदर और नीदर भी कह सकते हो। यहाँ पर कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके साथ हम किस प्रकार की वर्ब का इस्तेमाल करें, या फिर ये एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। तो ध्यान दें जब हम ईदर या नीदर के ठीक बाद कोई नाउन ले लेते हैं तब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करने लगता है। अदरवाइज अगर ईदर अकेला है, जैसे हम कहते हैं कि ईदर ऑफ दीज बॉयज इज इंटेलिजेंट, ध्यान दें यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देखें कि ईदर के बाद हम यूज कर रहे हैं ऑफ, तो ईदर के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि ईदर यहां पर क्या है, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार जब हम ईदर के बाद ऑफ और ऑफ के बाद जब हम जाते हैं तो हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, वहां पर हम कभी भी सिंगुलर नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद जब हम यूज करेंगे
तो वह वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि हमारी वर्ब ईदर के अकॉर्डिंग लग रही है, ना कि दीज बॉयज, दोज फ्रेंड्स, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है। इसी प्रकार नीदर, नीदर में दो गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं। पहली गलती तो ये कि नीदर के साथ नॉट लगा देते हैं। ध्यान दें, नीदर का मतलब ही है नॉट प्लस ईदर या नो प्लस ईदर, उसमें अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि नीदर ऑफ दीज बॉयज आर, दीज बॉयज इज लेबोरियस, तो यहाँ जब हम नीदर का प्रयोग करते हैं तो नीदर के साथ में नॉट अलग से नहीं लगाएंगे। अगर हम ऐसा कह दें कि नीदर बॉयज इज नॉट लेबोरियस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट ऑलरेडी नीदर में छुपा हुआ है। हमने पहले ही कहा कि नॉट प्लस ईदर इज इक्वल टू नीदर, तो ये पहली गलती बच्चों के साथ हो जाती है। दूसरी गलती वर्ब के साथ हो जाती है। जब हम नीदर के साथ या ईदर के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं तो पहली चीज तो यह प्रोनाउन हुआ। दूसरी चीज ये हुआ कि जब हम उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो हमेशा प्लूरल होगा, और बच्चे उस प्लूरल के अकॉर्डिंग उधर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। वहां पर वर्ब का प्रयोग ईदर, जो हमने शुरू में यूज किया है, अथवा नीदर के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ओके, जैसे मैं कहता हूं कि ईदर ऑफ दीज बाथरूम्स यू कैन यूज, तो यहां पर ध्यान दें कि जब हम ईदर ऑफ दीज बाथरूम्स कहता हूं तो यहां पर दो ही बाथरूम है। ईदर या नीदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो के लिए होता है। दो से अगर ज्यादा की हम बात करें तो हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि द क्लाइमेट ऑफ विशाखापत्तनम इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, तो हम यहाँ पर जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट ऑफ विशाखापत्तनम इज बेटर देन दैट, तो ये जो दैट आ रहा है वो आ रहा है क्लाइमेट के लिए। ठीक है, क्लाइमेट एक नाउन है जिसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट। ठीक है, दैट ऑफ मुंबई, तो जब सिंगुलर होगा तो हम इसको इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। परंतु अगर यही प्लूरल हो, जैसे हम कहें कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, तो यहां पर हम दोज का प्रयोग करेंगे स्ट्रीट के लिए। यहाँ स्ट्रीट्स प्लूरल में था इसलिए हमने इधर दोज का प्रयोग किया। अगर सिंगुलर होगा तो दैट, अगर प्लूरल होगा तो दोज का प्रयोग करेंगे। कब? जब नाउन के रिपीटिशन को हमें खत्म करना हो। और यहाँ पर ध्यान दें, जब हम दोज की बात करेंगे तो ये दोज क्या होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब हम दैट की बात करेंगे तो ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सा यस्टरडे हैज बीन किडनैप्ड, तो यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि द मैन एंड हिज डॉग, तो यहाँ पर देखें मैन और हिज डॉग ये क्या है, एंटीसीडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन दैट का प्रयोग हो रहा है। तो प्रोनाउन से पहले आने वाले एंड के साथ जुड़े हुए नाउन्स एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। तो एंटीसीडेंट्स के बाद जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो है दैट आएगा। अगर हम सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहे होते तो वहां पर हम हु का प्रयोग करते, पर यह एंटीसीडेंट्स है इसलिए हम एंटीसीडेंट्स के साथ ध्यान रहे दैट का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर व्यक्ति होगा तो हम कहेंगे ही इज द मैन हु ऑलवेज हेल्प्ड मी। ठीक है, तो ये व्यक्ति के लिए हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है, जैसे आपने कहा कि आई हैव अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो वस्तु के लिए है तो हम विच का प्रयोग करेंगे वहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से whom और whose का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं। क्लियर? और दैट का प्रयोग हम वस्तु के लिए भी करते हैं और व्यक्ति के लिए भी करते हैं। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन दैट आई सा इज माय नेबर। ठीक है, तो यहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि द मोस्ट पावरफुल की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो वहां पर हम मैन भले ही है लेकिन हम हु का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जब हु, व्हिच, व्हेन इत्यादि WH वर्ड आए तो वहां पर हम होम का प्रयोग देखें कैसे करते हैं। व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं बाय होम द रामायण हैड रिटन। ठीक है, तो यहाँ पर बाई होम ये व्यक्ति के लिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई राइटर होगा, कोई ना कोई ऑथर होगा। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान दें कि जब कभी भी
हम दो या दो से ज़्यादा में से सिलेक्शन की बात करते हैं, अगर वह व्यक्ति ही क्यों ना हो, वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं विच इज योर ब्रदर इन दिस क्राउड, ठीक है, तो वहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही होगी तो हम विच का प्रयोग करेंगे। वैसे तो विच का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई हैव अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, आई हैव अ टॉय विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इस प्रकार से आप विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिलेक्शन की बात होगी तो भले वो मैन हो, पर्सन हो, तो वहां पर हम विच का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए, आल का प्रयोग अगर व्यक्ति के लिए हो रहा हो तो देखो हम कैसे करेंगे, और वस्तु के लिए हो रहा हो तो कैसे करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन माई क्लास कैन ज्वाइन इट फ्रॉम मंडे, तो यहां पर ध्यान दें, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ दैट अथवा हु व्यक्ति के लिए लगा सकते हैं। परंतु अगर हम वस्तु की बात कर रहे होंगे, यहाँ पर आल का प्रयोग वस्तु के लिए हो रहा होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ दैट लगाएंगे। जैसे आपने एक प्रोवर्ब पढ़ा होगा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर अगर आल का प्रयोग वस्तु के लिए हो रहा है तो हम वहां पर दैट लगाएंगे, और वस्तु की जगह अगर व्यक्ति होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑल हु आर इंटरेस्टेड अथवा ऑल दैट आर इंटरेस्टेड इन दिस इंग्लिश क्लास कैन ज्वाइन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्लियर? ओके। ध्यान दें, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उन दोनों नाउन में से पहले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, आर्टिकल कोई भी हो, ए, एन या द में से, तो उसके बाद अगर हम प्रोनाउन का केस यूज कर रहे हैं तो वह पजेसिव केस होगा। ध्यान दें, वह पजेसिव एडजेक्टिव होगा। कैसे? जैसे आप कहते हैं कि द पोएट एंड राइटर इज बिजी इन हिज ड्यूटी। ध्यान दें, यहां पर हमने क्या कहा कि द पोएट एंड राइटर, द पोएट, पोएट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग, एंड राइटर, राइटर के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, तो वह एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो तो दोनों सेपरेट माने जाएंगे, तब वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके आने वाला जो हमारा पोजीशन होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि द पोएट एंड राइटर आर बिजी इन देयर ड्यूटीज। तो इस प्रकार से आप एक बार इसको फिर से सुने और आप अपने सेंटेंसेस को क्लियर करें। क्लियर?